चलो बच्चों अभी देखो बेटा, अभी देखना मेरे साथ, हम लोग ये वाला चैप्टर पहले भी कर चुके हैं बेटा, ठीक। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक हमारे हो गए थे, जैसे सबसे पहले स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होता है बेटा, ठीक। स्टाफिंग का कंसेप्ट और स्टाफिंग का मीनिंग हम लोग देख चुके थे। फिर भी मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे फाइंड राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इसका पहला मतलब है। दूसरा, ये पोजीशंस को फिल करता है, एक जनरल फंक्शन है, फॉलो करता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को, मतलब इनके बाद आता है। इसके बाद मैंने बताया था ये एस्टिमेट करता है मैन पावर रिक्वायरमेंट को, और एस्टिमेट करने के बाद कुछ बेसिक काम करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन और कंपनसेशन का काम। इसके अलावा मैंने आपको बोला था स्टाफिंग एज अ प्रोसेस इंक्लूड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। फिर मैंने बोला था ये वाली बात किताब में लिखी हुई है, मानना थोड़ा सा कम है, पुटिंग पीपल टू द जॉब, क्योंकि हमने इससे बढ़िया चीज पढ़ी हुई है, पुटिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। डन, चलो सर ये हो गया था अपना। उसके बाद हमने याद किया था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, PPOSS बेटा। डन, आई होप आपको ये रिकॉल हो गया होगा। अब आगे चलते, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स का ही एक पार्ट है, एक काम है, एक सेक्शन है, एक ब्रांच है। उसके अलावा ड्यूटीज ऑफ HRM, मैंने आपको यहाँ पे बोला था स्टाफिंग के जितने भी काम होते हैं, जितने भी रिलेटेड काम होते हैं स्टाफिंग से रिलेटेड, वो HR के अंदर आते हैं बेटा, HR ही उनको कर रहा होता है। फिर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग बेटा, स्टाफिंग के क्या प्रोसेस थे, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और इसके अंदर बहुत सारी बातें भी है, इसलिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, इस बार का एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। मैं तीसरी बार इसको बात बोल रहा हूँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में पहली बात एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड देन लास्ट कंपनसेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ एग्जाम में आने वाला है, इसलिए इसको हेडिंग से याद करते चलो बेटा। फिर से E स्टैंड फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, R स्टैंड फॉर रिक्रूटमेंट, S स्टैंड फॉर सिलेक्शन, P स्टैंड फॉर प्लेसमेंट एंड, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग नहीं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, बहुत बढ़िया। उसके बाद T स्टैंड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, P स्टैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, पक्का नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, अरे कहीं गलत नहीं कर देना यार इसको। अच्छा, P स्टैंड फॉर प्रमोशन, करियर ग्रोथ प्लानिंग, ओके, और C स्टैंड फॉर कंपनसेशन। अच्छा अब देखो ना, मैंने ना इसके लिए वैसे यहाँ पे याद कराने के लिए बताया, वैसे मेरे पास अलग से निमोनिक्स है, फिर भी अभी के लिए याद करने के लिए मैंने आपको ये यहाँ पे एक निमोनिक्स बना दिया था। ERSP में TP और PC रहते हैं, ERSP में TP और PC रहते हैं। चलो सर, ये था लास्ट क्लास का कंटेंट बेटा। डन, आज की क्लास की सबसे पहली चीज है सर, ये है क्या, देखो जो बच्चा NCERT से पढ़ रहा है बहुत बढ़िया पढ़ो, लेकिन NCERT में जब आप इस टॉपिक को कहते हो ना एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, तो इस एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग के अंदर ये सारी बातें आई हुई हैं बेटा, ये सारी चीजें, और इन सब चीजों को इन्होंने सेक्शन वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आपको ना उसको जब याद करोगे तो एक जगह करने में दिक्कत होगी, मैंने इन सारी चीजों को पहले एक जगह करके आपको याद कराने की कोशिश की है, फिर हम इसके डिटेल को भी करेंगे, मैं आज आपके साथ डिटेल भी डिस्कस करूंगा। लेकिन ये पूरा जो कि उन्होंने कुछ 10-15 पन्नों में डाला हुआ है, मैंने एक पन्नों के अंदर इसको डाल दिया बेटा, ताकि जब आप रिवीजन करो आपको ये शीट से याद आ जाए कि वहां पे ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था, ठीक। चलो सर, सबसे पहले देखो एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का एस्पेक्ट क्या है, देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। कमाल की बात समझोगे सर, NCERT ने यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग लिखा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं लिखा, लेकिन जब वो उसको एक्सप्लेन करने गया तब उसने वहां पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिखा। मैं अपने नोट में यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिख के लाने वाला था, बट मैंने सोचा पहले आपको बता दूं, कुछ बच्चे बेयरली उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं वहां पे भी हल्की फुल्की गलतियां हो रही है। डन, तो जब आप एग्जाम में इसको लिखोगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ही लिखना है। डन, चलो सर अभी समझ में आया। अब सबसे पहले चीज देखेंगे बेटा रिक्रूटमेंट, फिर से बोलो यहाँ पे पूरा कंटेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक बार में एक बर्ड व्यू देने के लिए ले आया हूँ,
चलो सर, सबसे पहली चीज रिक्रूटमेंट। ठीक ठीक इस बार की चीजें देखो बेटा, आपको ये भी पता है आपका जो इकोनॉमिक्स का ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और आईईडी का पार्ट है। आईईडी 2019 में पहली बार आपके बोर्ड में आया, इसीलिए आईईडी से ना बहुत सारा, देखो जब 2020 में पेपर बना तो उन्होंने बहुत सारा पेपर एनसीईआरटी से ही बनाया, सारा का सारा 70% क्वेश्चन वहां से उठा के डाला, पर वहां पे ना उन्होंने ठीक से उसको प्रेजेंट नहीं किया हुआ। लेकिन धीरे 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 आईईडी में जो उनका एनसीईआरटी का मॉडल है वो अच्छा होता जा रहा है। तो जैसे आप लोग इसके लिए क्या नाम है, बिजनेस स्टडीज के लिए आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो, वैसे ही आईईडी के लिए भी एनसीईआरटी ही फॉलो करें, देन वहीं से कंटेंट निकलेगा बेटा। और जितना वहां पे लिखना वही है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बस उतना ही, उससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। कहीं की किताबों में आप देखो बहुत सारा लिखा हुआ नहीं है इंपॉर्टेंट सर, नहीं जा सकते वो उसके आगे। ठीक, चलो सर, अब मैं नोट्स वहीं से बना रहा हूँ। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब या फंक्शन। ये मुझे पहले भी पता था सर, रिक्रूटमेंट का मतलब रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द जॉब और अ फंक्शन। लेकिन रिक्रूटमेंट का मतलब इज नॉट सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट अलग है, सिलेक्शन अलग है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या बना रहे होते हैं, पूल बना रहे होते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का। डन। अब एग्जाम में या फिर आपके एनसीईआरटी में क्या क्या कंटेंट है जो एग्जाम में आएगा, उन्होंने पहली बात लिखी सोर्स कौन कौन से। सर इसके दो सोर्स हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में सिर्फ दो सोर्स बोला, पहला क्या, ट्रांसफर कर दो सर, और दूसरा क्या बोला सर, प्रमोशन कर दो। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे सुने, याद आपको अभी यहीं पे करना है, कंटेंट बाद में, पहले सुने। सर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे। लेकिन ध्यान रहे ट्रांसफर में ना तो आप नीचे जाते हो पोजीशन से, ना आप ऊपर जाते हो, तो ऐसे ट्रांसफर को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जहां पे मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हुई है, ना सैलरी कम हुई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई, अभी सेम है सर, बस एक डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट डाल दिया। बोलो समझ आया, पक्का। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज है सर प्रमोशन। प्रमोशन होता है सर वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब वो एक जगह से ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर। सर यहाँ पे ना तीसरी चीज आनी चाहिए थी, सोचना। क्या सर यहाँ पे तीसरी चीज मैं डिमोशन डाल दूं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में डिमोशन डाल दूं, हाँ ना ना। द रीजन इज सर मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों को हायर करना। डिमोशन इज नॉट हायरिंग, डिमोशन का मतलब होता है फायर करना। समझे क्या, तो यहाँ पे दो ही चीजें आएंगे, ट्रांसफर और प्रमोशन। बोलो ट्रांसफर समझ में आया, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, दैट इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। अच्छा ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बेटा। दूसरा है प्रमोशन, प्रमोशन भी समझ गए, प्रमोशन बोले तो वर्टिकल मूवमेंट। डन सर। अब ये देखना बेटा, आप सोचना क्या आपको यही याद करना है या आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो। एक्सटर्नली अगर मुझे अपनी कंपनी के लिए बंदे चाहिए होंगे तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, एक्सटर्नली अगर मुझे अपने लिए अपने ऑफिस के लिए बंदे चाहिए होंगे कहाँ से लेके आऊँ। अरे सर आप ऐसा करो ना, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उन्हीं को बोल दो, या फिर अखबार में डलवा दो, न्यूज में डला दो, कैंप ये क्या नाम है कैंपस प्लेसमेंट कर लो। सर टेलीविजन की जगह आप न्यूज़पेपर में डलाने की जगह कुछ जो रिक्रूटर होते हैं उनसे बात कर लो। सर इसका मतलब तो बहुत नॉर्मल है। तो सर क्या मैं नॉर्मल बातें लिख दूं, लिख देना यार नॉर्मल बातें, बट फिर भी अगर आपके दिमाग में इनमें से कोई बात रह जाती है तो आप इसके 5 पॉइंट या 6 पॉइंट याद कर लो बेटा। कौन कौन सी पॉइंट है, पहला रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय ने बोला मेरा दोस्त है बहुत अच्छा काम करता है सर, बुला लो ना उसको, पहला तरीका। दूसरा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आपने देखा जैसे Naukri.com, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग बोले तो गूगल पे एडवर्टाइज करना। अगला सर कैजुअल कॉलर, ये कैजुअल कॉलर्स क्यों होते हैं, कॉलर समझते हो, और कैजुअल मतलब, अरे कैजुअल मतलब अरे ऐसे ही रोड पे घूम रहे थे, उन्होंने मेरा बोर्ड देख लिया, कहते सर कुछ काम है क्या, मैं कहा आ जा अंदर, और दरवाजा लगा ले, काम ही काम है। अभी समझा क्या, कैजुअल कॉलर्स। अगला सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मैंने अपने ठेकेदारी का काम लेबर को दिया है, लेबर अपने यहाँ से लेबर्स लेके आता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपने साथ लेबर्स लेके आता है, मैं कहा भैया कल से 2 बंदे और ले आना यार, तो हो गए लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अगला क्या सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधा आया बैठा सेलेक्ट हो गया। अगला सर एडवर्टीजमेंट, आपके एनसीईआरटी में इस पॉइंट को 2 जगह डिवाइड किया, पहला बोला प्रिंट एडवर्टीजमेंट और फिर बोला टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, लेकिन दोनों में जनरल बातें लिखी है, मैं दोनों को एक जगह करके लाया। उसके बाद बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है सर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक डायरेक्टरी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आप को रजिस्टर करके छोड़ देते हैं और वहां से हम लोग पिक करते हैं बेटा। लास्ट है सर कैंपस रिक्रूटमेंट, अगर आपको हेडिंग्स याद है तो इसके अंदर का कंटेंट आप खुद भी बना सकते हो। यस,
कोई टेक्निकल बातें नहीं, बिल्कुल जनरल बात है बेटा, बिल्कुल जनरल बात। अगर आपको लगता है कि जनरल बातें मुझे याद हो गई हैं तो आप एक बार इसको देख लो, मैं पहले आपसे पूछूंगा फिर आगे चलूंगा। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। बहुत बढ़िया लगा बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। अब बिना अगली पॉइंट को पढ़े आप मुझे बताना आपके हिसाब से विच वन इज बेस्ट, इंटरनल या एक्सटर्नल? सर दोनों अपनी जगह अच्छे भी हैं, दोनों अपनी जगह बुरे भी हैं। इस किताब ने दोनों के लिए मैरिट्स भी दिए, डीमेरिट्स भी दिए। अभी सबसे पहले हम लोग इंटरनल सोर्सेस के मैरिट को समझते हैं। मुझे बताना, इकोनॉमिकल होना, इकोनॉमिकल होना इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए मैरिट है या डीमेरिट है? इकोनॉमिकल का मतलब देखो बेटा, अगर मैं नए लोगों को बुलाऊंगा इंटरव्यू कराने के लिए, आई मीन मैं एक्सटर्नल में जाऊंगा, तो इसमें खर्चा लगेगा, नए लोग आएंगे, फिर उनको समझना पड़ेगा अच्छा काम करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन इंटरनली में मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, यार इसका ट्रांसफर कर दो। सर इसका मतलब अगर आपने बहुत ध्यान से इंटरनल सोर्स के मैरिट याद कर लिए तो वही मैरिट एक्सटर्नल सोर्स के लिए क्या बन जाएंगे, डीमेरिट। कंसेप्ट समझे क्या? अब सर आओ देखना, अब आप इधर देखो बेटा जल्दी से, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मैरिट बेटा। पहला मैरिट क्या है, इकोनॉमिकल। सर इसमें कोई खर्चा ही नहीं होता, अरे यार ये अग्रिम का ट्रांसफर करो, ऊपर भेजो इसको, तब समझ में आएगा। दूसरा, मोटिवेट्स एम्प्लॉय, मैंने अपने ऑफिस का कल्चर बना रखा है, जैसे ही कोई रिटायर होगा उसकी जगह पे पीछे वाला एम्प्लॉय उसकी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसे एम्प्लॉय क्या रहते हैं सर, मोटिवेटेड रहते हैं, उनको पता है ये कंपनी हमें ग्रोथ देती है, और मैंने आपको बोला है जैसे ही प्रमोशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सैलरी भी बढ़ती है। डन सर। तीसरा, सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, मैंने अपने ऑफिस में कल्चर बना रखा है, सर ऊपर वाला छोड़ेगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एक ऑर्डर बन गया, एक हिरार्की बन गई। अब इससे होगा क्या सर, सभी को पता है कि ऐसे चलता है, तो मेरा ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है अब ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अगला, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, इंटरनली अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टाफ ज्यादा हो गए हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो आप एक डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो सर, इसलिए ये सरप्लस स्टाफ को भी एडजस्ट करने का एक बढ़िया तरीका है। एंड द लास्ट वन ऑफ टूल ऑफ ट्रेनिंग, इंटरनल रिक्रूटमेंट से ट्रेनिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सीनियर स्टाफ है उसके नीचे 4 लोग काम करते हैं, तो ये काम करवा रहा है उनसे, मतलब काम सिखा रहा है, इसका मतलब नीचे वाले लोगों की ट्रेनिंग होगी। जब इसको ऐसा लगेगा कि मैंने सिखा दिया, इसका प्रमोशन करके ऊपर भेज दो, उन्हीं में से 4 को उठा के उसकी जगह पे ले आओ और नीचे किसी और को बुला लो, तो इससे क्या हो गया, ट्रेनिंग का खर्चा भी बचता है सर। अब देखना इसके डीमेरिट, इनकम्प्लीट सोर्स। सर इनकम्प्लीट सोर्स ऐसा क्यों बोला? सर अगर मैं हर बार अपनी कंपनी में इंटरनली रिक्रूट करता रहूंगा तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला काम ऐसे भी हो सकता था, क्योंकि वो काम कैसे हो सकता था ये फ्रेश टैलेंट बताने वाला मैं थोड़ी बताने वाला हूँ। अगला सर, एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक। अब ये लेथार्जिक क्या होता है सर, ये वर्ड का मतलब बताओ, लेथार्जिक का मतलब? हाँ, अरे लेथार्जिक का मतलब होता है नलायक, आलसी हो जाएंगे। उनको तो ये बात पता ही चल गई कि यहाँ तो प्रमोशन होगा ही होगा और मैं ऊपर चला जाऊंगा, काम ही नहीं करेंगे, नलायक घोड़े हो जाएंगे वो बिल्कुल। चलो सर, तीसरी बात, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर्ड, कोई काम नहीं करेगा सर। सबको पता है कि जो यहाँ पे 5 साल काम कर लेता है उसको प्रमोशन करके ये लोग डीएम बना देते हैं, एसएम बना देते हैं, मैनेजर बना देते हैं सर। तो ये क्या होगा, कंपटीशन ही खत्म। उनको पता है सर मैं कितना भी काम कर लूँ, मेरे से ऊपर वो गधा बैठा है उसी का प्रमोशन होगा, मेरा होगा ही नहीं सर, ये तो बेकार तरीका है इसका मतलब। अगला, मे रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, हाँ सर प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जगह यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है कि इंटरनली ही लोग सेलेक्ट करते हैं, निकालते ही नहीं है लोग किसी को काम से, सर प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। द लास्ट वन इज रिड्यूस स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट। बोलो सर, बड़ा जनरल था सर, अब जनरल अगर था तो जल्दी से मुझे ये आप इसके मैरिट और डीमेरिट भी याद करके दे दो। ये आपकी स्क्रीन पे अब दिखने लग गए होंगे बेटा, अगर आपकी स्क्रीन पे इसके मैरिट और डीमेरिट दिख रहे हैं तो जल्दी से लर्न करके दे दो, सुनाओगे तभी जान। नालायक बच्चों फिर से एक बार अनाउंसमेंट है, जैसे मैंने इस चैप्टर में आपको बोला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इस चैप्टर में बेटा आपका सिलेक्शन भी इस बार के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से अगर कुछ देखने को आपको मिलेगा, दो में से कोई एक चीज, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज आपको देखने को मिलेगी। आओ सर जल्दी से देख लेते हैं सर। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग, मुझे पता था ना सर, सिलेक्शन का मतलब आइडेंटिफाई करो और चूज करो द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट
फॉर अ जॉब। सर समझ में आ गया। पहले रिक्रूटमेंट करेंगे और रिक्रूटमेंट में हम लोग पूल बनाते हैं, उस पूल में से किसी 1 2 3 4 जितना सेलेक्ट करना है सर आप सिलेक्शन कर लो। लेकिन सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, सिलेक्शन का एक प्रोसेस है बेटा। जब भी कभी कोई एक कंपनी अपना रिक्रूटमेंट निकालती है ना, वैकेंसी निकालती है, तो बहुत सारे लोग उसको अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन मुझे किन किन लोगों को जॉब के लिए सेलेक्ट करना है, रिक्रूट करना है, ये मेरा काम है बेटा। सबसे पहला स्टेप है बेटा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बेटा स्टेप 1 है, फिर से बोल रहा हूँ, इसको ऑर्डर वाइज याद करना है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस आई है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है आपके पास जितनी भी एंट्रीज आई है, आप उसमें से अनफिट अनक्वालिफाइड एप्लीकेशन को रिजेक्ट करो। क्या लिखा है सर, अनफिट और अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करो, पहला प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस में बोला सर अब आप रखो सिलेक्शन का टेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ये अलग से यहाँ पे लाया हूँ बेटा। आप सिलेक्शन का टेस्ट रखो कि आप सिलेक्शन किन किन बेसिस पे करने वाले हो। जैसे कि सिलेक्शन टेस्ट में पहला टेस्ट है, उस आदमी से पूछो जिस काम को वो करने आया है उसको उस इंडस्ट्री की नॉलेज है, तो पहला बेटा ट्रेड टेस्ट है बेटा, कि तुम जिस इंडस्ट्री के लिए काम करने आए हो। अरे मान लिया मैं एक टेक्सटाइल कंपनी हूँ, अब टेक्सटाइल कंपनी के लिए मुझे आदमी चाहिए, तो उसको टेक्सटाइल की तो नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज ट्रेड नॉलेज। तो मैं उसका पहले लूंगा ट्रेड टेस्ट। अरे भैया ये कपड़ा छू के बताना, ये कपड़ा कौन सा कपड़ा है, तो उसने कपड़ा छू के बताया भैया ये तो कागज का कपड़ा है, मैंने उसका सिलेक्शन मान लिया, भाई तुझे बहुत कुछ आता है। दूसरा टेस्ट कौन सा सर, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड बोले तो एप्टीट्यूड में क्या मैथमेटिक्स आती है क्या, पक्का मैथमेटिक्स नहीं आती, तो फिर मैथमेटिक्स की किताब को एप्टीट्यूड क्यों बोलते हैं सर, उसके अंदर रीजनिंग आती है, आती है। रीजनिंग का क्या काम होता है, देखना कि आप कितने स्किलफुल हो और आप नए स्किल्स को कैसे ग्रैब कर सकते हो। देखो बेटा, पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप, पर्सन पोटेंशियल टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड पर्सन गुड इंडेक्स ऑफ फ्यूचर सक्सेस स्कोर, हम एप्टीट्यूड से आपका ये पता लगाएंगे। तीसरी बात है सर पर्सनालिटी टेस्ट। अब ये पर्सनालिटी टेस्ट क्या है सर, सर देखना कहीं गधा ऐसा तो नहीं है कि इसको अगर एक बार जोक सुना दिया जाए और ये पूरा दिन पेट पकड़ के हंसता रहता है, सर ऐसे तो दिक्कत होगी। या कई बार होता है ना ऑफिस में किसी का कुछ मजाक बना और सर वो ज़्यादा उसकी पुंगी वगैरह बजा रहा है, सर तो यहाँ पे क्या बोला, पर्सनालिटी टेस्ट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिएक्शन। इसीलिए जब आप फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाओगे तो देखना इंटरव्यू में आपको बिठा देता है सामने, अरे मेरा कहना होता है, मेरा समझना कि भाई तूने इस टेबल पे बैठना है, उसको सामने बिठाओ ना, वो कहते हैं सामने नहीं बिठाएंगे सर, वो उसको ना आपको अपनी टेबल से 4-5 मीटर दूर बिठाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे 5-6 लोग ऐसे बैठे रहते हैं और सवाल 2 ही 3 लोग पूछ रहे होते हैं। मेरा दिमाग खराब होता है, मैं कहा भाई आंटी तू बगल में बैठ के कर क्या रही थी, उसने कुछ पूछा ही नहीं, सुंदर सी थी, मैं खुद का पर्सनल बता रहा हूँ बेटा। हाँ मैं जब मैं आईओसीएल के इंटरव्यू के लिए देने गया था, वहाँ पे बगल में आंटी, आंटी बोलना तो गलत होगा, सुंदर थी, चलो आंटी वो बैठी, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, माँ कसम मैं चाह रहा था, माँ आईओसीएल का नाम हटा देंगे ठीक, माँ कसम मैं चाह रहा था कि वो मेरे से कुछ पूछे, पर उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, वो बस मुझे देखती जाए देखती जाए देखती जाए। मैंने बाहर आके विकास सर को बोला मुझे लगता है वो फ्लैट है। हाँ। फिर बाद में पता चला वो तो मेरा पर्सनालिटी टेस्ट ले रही थी, उस तरीके कि मैं कब कब हंस रहा हूँ, किन किन बातों को समझ रहा हूँ, और जहां हंसना था अगर वहां हंस रहा हूँ, और जहां नहीं हंसना था वहां भी हंस रहा हूँ। उसने मैच्योरिटी का टेस्ट ले लिया मेरा। अगला इमोशनल, इसीलिए इंटरव्यू में ट्रेड के अलावा वो मुझसे ये भी पूछता है बंदी है, हाँ कितनी है। ये सारे सवाल मेरे रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए दिए गए थे। समझ आया क्या सर, सर समझ आया। अगला इंटेलिजेंस टेस्ट बेटा, जरूरी नहीं है कि आपने 12th टॉप कर लिया तो आप इंटेलिजेंट भी हो ना सर। अभी टेस्ट होगा आपका आईक्यू, अभी टेस्ट होगा आपका इंडिकेटर ऑफ पर्सनल लर्निंग एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट। अरे सर इसके 100 में 100 है, अरे होंगे लड़की डम्बो है, ये मेरी बात समझे क्या, उसको समझ कुछ नहीं आता सर। अगला सर लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। हर बार सीवी में एक सवाल लिखा होता है हॉबीज, क्यों पूछते हैं हॉबीज, सवाल क्या है हॉबीज का, बहुत लोग उस हॉबीज के कॉलम में लिख देते हैं आई लाइक टू विजिट प्लेसेस, उसको जॉब में नहीं रखेंगे,
क्यों? क्योंकि इसको पता है ये हर 15 दिन में घूमने चला जाएगा, नहीं रखेंगे सर। बहुत ने लिखा रीडिंग बुक, वॉचिंग टेलीविजन, वॉचिंग क्रिकेट, नहीं रखेंगे सर ऐसे लोगों को। वो जानबूझ के आपका टेस्ट ले रहे हैं, जिस दिन मैच होगा ये तो साला आएगा भी नहीं सर। इसका मतलब इंटरेस्ट टेस्ट, पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, ये जानबूझ के से पूछते हैं सर। डन। एक और चीज पूछते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी है सर, मैरिड हो अनमैरिड हो। मैं कहता, मेरा सवाल होता है तुझे इससे क्या मतलब है? कहता नहीं सर इसका मतलब है सर, अगर तुम मैरिड हो हमारी ऑफिस की लड़कियां सेफ हैं। अभी लॉजिक समझेगा? चलो सर। अच्छा अब यहाँ पे देखते सर। सर प्रिलिमिनरी स्क्रीन समझा, अनफिट एप्लीकेशंस को उड़ाना, उसके बाद सर जो बच्चे बचे उनका सिलेक्शन टेस्ट लेना। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 टेस्ट लेना बेटा। उसके बाद उनके टेस्ट के हिसाब से उनको पीआई के लिए बुलाना बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाना या फिर उनका जीडी कराना। उसके बाद जब हो गया सर, उसको हम कुछ लोगों को हटा दिया, जिनको सेलेक्ट किया था उनका टेस्ट लिया, उनको पीआई के लिए बुलाया, जीडी के लिए बुलाया। अब सब कुछ हो गया, अब मैं क्या पता लगाऊंगा? रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक, कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं है। हाँ ये बैकग्राउंड का टेस्ट लगाऊंगा मैं सर, पता लगाऊंगा कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं है। और अगर मैंने वो पता लगा लिया, इसलिए बहुत सारी जॉब में आपसे कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन करा के आओ अपना, अपने एरिया का। मतलब जहां आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के एरिया के पुलिस से आप उनके लेटर हेड पे लिखवा के आओ कि आपने कभी कोई क्राइम नहीं किया है। अब समझ आया सर। सर उसके बाद होता है सिलेक्शन का डिसीजन। सर बंदा सब में ठीक है पर सर चोर है, नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद मान लिया सर सिलेक्शन के बाद क्या होता है सर? मेडिकल। ये मेडिकल क्यों होता है? मेडिकल क्यों होता है सर? मेडिकल बहुत सारी चीजों के लिए होता है बेटा। पहला, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिससे नुकसान हो सकता है मेरा, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो सकता जिससे बाकी लोगों को फैल जाए। तीसरा, कहीं सर ऐसा तो नहीं आप जानबूझ के हमारी कंपनी में आए हो ताकि कंपनी में काम करते करते मर जाओ और बाद में मुझे पैसा देना पड़े, तो सर इसलिए होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। इतनी सारी चीजों के बाद क्या आपको एक बात पता है? अभी तक उस एम्प्लॉय को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि तेरा सिलेक्शन हो गया है, जबकि मैं सिलेक्शन का डिसीजन ले चुका हूँ। बात समझना, वो बंदा मुझे यहाँ और यहाँ पसंद आ चुका था, जो बंदा मुझे यहाँ और यहाँ पसंद आ गया उसको मैंने बोला बैकग्राउंड चेक और सिलेक्शन डिसीजन में ले चुका। पहले बैकग्राउंड चेक किया और मैं उसको सेलेक्ट कर चुका। सेलेक्ट करने के बाद मेडिकल हुआ। एक बात बताओ, मेडिकल ये लोग पहले क्यों नहीं करा रहे, सेलेक्ट करने के बाद क्यों करा रहे? बेटा मेडिकल एक खर्चीला प्रोसेस है जहाँ पे पैसा खर्च होगा। अब जिसको मुझे सेलेक्ट ही नहीं करना, क्या करना उसका मेडिकल करा के, मर जाए यार वो। लेकिन जिसको मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ जरूरी है वो फिट आदमी हो, इसीलिए मैंने उसका क्या करवाया? मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर वो मेडिकल में भी पास हो गया तो मैं उसको क्या भेज दूंगा? जॉब का ऑफर। और जॉब का ऑफर जाने के बाद अब ये उसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन करूंगा, भैया जॉब एक्सेप्ट कर रहा है तो करो, फिर हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल का। डन। बोलो समझ में आया? सर ये 8 प्रोसेस है और ऑर्डर वाइज है, रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी रट जाएगा। आपको दिया मैंने इसके लिए आधा मिनट, आपको इसके लिए देखा हो गया। मैं बोला इसको याद ही नहीं करना सर, आधा मिनट भी मैंने ज्यादा दिया है। चलो सर जल्दी से याद कर दो। बेटा मेरा दिल खुश कर देते हो जब आप लोग सुनाते हो ना, सच्ची में बहुत बढ़िया लगता है सर, बहुत बढ़िया लगता है। आओ जाओ सर, अब लास्ट में आ जाते हैं सर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग का मतलब, ट्रेनिंग का मतलब जो स्किल्स आपने लर्न किए हुए हैं उसी में आपको और स्किलफुल बनाना, और डेवलपमेंट का मतलब आपको नई चीज सिखाना सर। आओ, तो ये तो अपने अपने को ये वाला पार्ट आता है। अब जल्दी से देखते हैं सर इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से फर्क या इंपॉर्टेंस इसका दो लोगों को होता है सर, पहला ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरा एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करने से? सर बेटर करियर, मोर अर्निंग, मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स, एंड द लास्ट वन इंक्रीज मोरल। सीखा हुआ एम्प्लॉय ज्यादा बढ़िया होता है। सर याद हो गया? सर याद हो गया? 4 चीजें सर मुझे याद हो गई। अच्छा अब देखो सर ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है सर? सिस्टमैटिक लर्निंग, हायर प्रॉफिट्स, रिड्यूस absenteeism एंड एम्प्लॉय टर्नओवर, इक्विप फ्यूचर मैनेजर। इक्विप का मतलब हम यहाँ पे फ्यूचर के मैनेजर भी बना लेते हैं। एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट चेंजेस, इतना ट्रेनिंग दे दिया कल को अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आएगा तो उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर पाएगा। डन, पक्का पक्का, बहुत जनरल बातें हैं। याद हो गया? अरे बोलो ना सर, याद हो गया? चलो सर अगर याद हो गया जल्दी से। चलो नालायक बच्चों, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि आप सबने सुना दिया, ठीक? चलो आओ, रिकॉर्डिंग भी बोला मैंने बेटा झूठ। अब जल्दी से आते हैं बेटा मेथड ऑफ ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग कराने के अलग अलग तरीके हैं बेटा। पहला तरीका है सर उसको ना जॉब पे ट्रेनिंग करा दो,
सर जॉब पे ट्रेनिंग कराने से नुकसान हो सकता है। मान लो ना मैंने एक इस जैसे बच्चे को बैंक में जॉब लगा दी और बैंक में बोला भाई तू यहीं पे बैठ के ट्रेनिंग कर ले। बैंक में कौन लोग आते हैं? पैसा जमा करने वाले, पैसा निकालने वाले। इस गधे को आता ही नहीं था ठीक से पैसा गिनना। इसने क्या किया, 10,000 की जगह 12,000 रुपए देने लगा। सही तो नुकसान हो रहा है मेरा। तो इसका मतलब ऐसे आदमी को यहाँ पे ट्रेनिंग कराना गलत है। तो इसके लिए मैंने बोला कहाँ ट्रेनिंग करना है सर, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब दोनों क्या क्या है सर, इसका मतलब ये जहां काम कर रहा है वर्क प्लेस पे ही ट्रेनिंग कराना, अदर देन वर्क प्लेस के अलावा कहीं। अब देखो सर इसके अंदर क्या होता है, लर्निंग विथ डूइंग। यहाँ पे क्या बोला, लर्निंग बिफोर डूइंग। अगला, द मेथड दैट आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस वाइल एम्प्लॉइज एक्चुअली वर्किंग। मैं हकीकत में काम करा रहा हूं। जैसे देखो बेटा समझना, सीए के अंदर जो सीए के बच्चे होते हैं वो एक्चुअली में किसी सीए फर्म के अंदर जाके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। डन। ऐसी ट्रेनिंग को बोला जाता है बेटा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जहां पे एक प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल के नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। इसको बोला गया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बेटा। ऐसा ही एक वर्ड है बेटा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है, आप ट्रेनिंग कॉलेज के थ्रू करोगे। मतलब समझना, दोनों वर्ड ना इस सीए इंडस्ट्री के अंदर एक्सचेंज में होते हैं, जबकि गलत है सर। अप्रेंटिसशिप में एक प्रिंसिपल होगा जिसको तुमने ढूंढा है और उसके नीचे तुम काम कर रहे हो अपनी मर्जी से। लेकिन इंटर्नशिप में क्या होता है, कॉलेज बोलता है जाओ वहां जाके ट्रेनिंग कर लेना। डन। ये दोनों में फर्क है। लेकिन जहां उसने बोला वो भी एक एक्चुअली कंपनी है, बट डायरेक्ट कॉलेज ने किया। अब सर देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बेटा, इट इज यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। सर यहाँ कंपनी है और काम करने के लिए तुमने उसको कहीं और भेजा है, लेकिन इन्वायरमेंट बिल्कुल रियल होता है। इन्वायरमेंट इतना रियल कि जो वहां पे ट्रेनिंग कर रहा होता है उसको ऐसा लग रहा होता है कि एक्चुअली में ऑफिस चल रहा है, बट एक्चुअली में कोई ऐसा ऑफिस होता ही नहीं है। सर यहाँ पे नकली नकली कस्टमर पहुंचते हैं और जानबूझ के बदमाशी करते हैं एम्प्लॉइज के साथ, और देखा जाता है ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, फिर इनको सिखाया जाता है भाई ऐसे बात करते हैं एम्प्लॉइज से। जबकि जो सिखा रहा है उसको पता है कि ये नकली कस्टमर है, और जो कस्टमर है उसको भी पता है कि मैं नकली हूँ, बस जो वहां पे सीख रहा है उसको नहीं पता होता। डन। तो ऐसे उसकी ट्रेनिंग करा देते हैं। डन। अच्छा, इसी को बोला गया बेटा वेस्टिबल ट्रेनिंग, जहां पे एक रियल जैसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है बट इट इज नॉट रियल। डन। अभी आपका ये स्टाफिंग का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब जो मैंने आपको ये बातें बताई, ये इतनी जनरल बातें हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे रीड करवाता तो टाइम वेस्ट होता। अब मैं आपको अभी ये वाली शीट शेयर कर रहा हूँ, ये वाली शीट शेयर करके आप मुझे याद करके सुना देना, काम खत्म। इसके बाद मैं आपको इसके कंटेंट वाली शीट भेज दूंगा, काम अपने आप ही आसान हो जाएगा। बोलो सर अच्छा लगा? सर अगर अच्छा लगा तो थैंक यू बेटा, डन, बहुत बढ़िया।